आज हम पढ़ेंगे समास। ठीक है, समास प्रकरण पढ़ेंगे अपन आज सब मिलके। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास कहते किसे हैं? समास किसे कहते हैं? समास जब बहुत सारे पद मिलकर, एक या एक से अधिक पद मिलकर एक पद बन जाता है। बहुत सारे पदों को मिलकर जब एक पद बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम समास कहते हैं। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? होता है समसनम। संस्कृत में कहते हैं इसको समसनम समास। क्या कहते हैं? समसनम समास। अब बोलोगे कि समसनम का अर्थ क्या होता है? समसनम का अर्थ होता है संक्षेपण। क्या होता है? संक्षेपण। कोई बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट करना। जैसे कि अपन एक उदाहरण, पहले एक उदाहरण ही ले लेते हैं कि जैसे अपन कहते हैं, उदाहरण है सीता या पति। क्या है इसका अर्थ? क्या होता है सीता या पति का? सीता का पति। अभी क्या बड़ा रूप है, सीता अलग है, का अलग है और पति अलग है। तीनों शब्द अलग अलग हो गए ना ये। तो अपन अब बोलेंगे कि अब इसको संक्षेपण करके, समास का मतलब क्या होता है समसनम का? कि संक्षेपण, उसको छोटा रूप प्रदान करना। तो सीता या पति, तो सीता का अलग है, का अलग है, पति अलग है। तो अपन इसको क्या संक्षेपण में क्या लिख देंगे? सीता पति। अब इसका एक सूक्ष्म रूप हो गया। इसका क्या हो गया? ये संक्षेपण हो गया। तो अब ये भी तो इसका दोनों का अर्थ तो एक ही है ना, कि सीता का पति या सीतापति। दोनों का अर्थ अलग है, बस समास में क्या होता है? संक्षेपण। इसका सीता का पति अलग अलग बोलने के बजाय हमने एक शब्द में इसको लिख दिया सीता पति। तो अर्थ तो दोनों का एक है। आप सबको समझ में आ रहा है? यस मैम, आ रहा है। आ रहा है सबको समझ में? समसनम का अर्थ क्या होता है? समसनम होता है संक्षेपण, किसी पद का संक्षेपण करना। तो उसका सब अर्थात बहुत, अब समास कहते किसे है? कि बहुत सारे पदों को मिलाकर जब एक पद बन जाता है तो उसको हम समास कहते हैं। जब अनेक पदों को, ऐसे अनेक पद है, उनको एक पद के समान बना लिया जाता है। ठीक है, तो मिले हुए पद को जब जो विग्रह के जो पद मिल जाते हैं, जो समास विग्रह के जो पद मिल जाते हैं, उसको समस्त पद कहते हैं। अब कहोगे समस्त पद किसे कहते हैं? समस्त पद कहेंगे कि जब सब जो विग्रह होता है, जिस पद का हम विग्रह करते हैं, विग्रह को ही समस्त पद कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने या जोड़ने को समास कहते हैं। समास की परिभाषा क्या लिखेंगे? कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने या जोड़ने को हम समास कहते हैं। आपने संधि पढ़ी होंगी, पढ़ी है सबने? संधि पढ़ी है क्या सबने? यस मैम। तो संधि में क्या होता है? संधि में तो वर्णों को जोड़ते हैं, और समास में किसको जोड़ते हैं? पदों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई समास की कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने या जोड़ने को समास कहते हैं। अब देखो, ऐसे उदाहरण बताया था सीता या पति। अब इनमें विभक्ति देखो, सीताया में कौन सी विभक्ति है? सीताया में षष्ठी विभक्ति है। सीताया में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और पति में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। तो इन दोनों का जब इसका जो पद लिखते हैं सीतापति, तो इसमें इन दोनों विभक्तियों का लोप होकर, पति में तो प्रथमा विभक्ति है और सीताया में षष्ठी विभक्ति है, तो इन दोनों विभक्तियों का लोप होकर ये क्या बन गया? सीतापति। और सीतापति में अब कौन सी विभक्ति नजर आ रही है अपन को? उसमें फिर द्वारा से विभक्ति का लोप होकर उसमें फिर से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो गया, सीतापति। ठीक है, अब देखेंगे कि समास होते कितने प्रकार के हैं। कितने प्रकार के समास होते हैं? 5 प्रकार के। संस्कृत में एक समास अलग से होता है, उसको कहते हैं केवल समास। पहला होता है केवल समास।
केवल संस्कृत में ही होता है, और इसके 2 ही उदाहरण संस्कृत में ज्यादातर आते हैं, सिर्फ 2 उदाहरण। ठीक है, दूसरा होता है अव्यय भाव, दूसरा समास होता है अव्यय भाव समास, और तीसरा समास होता है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं 2, एक तो कर्मधारय समास और एक द्विगु समास। और लास्ट कौन सा समास होता है, चौथा कौन सा होता है, द्वंद्व, द्वंद्व समास। और 5वां बहुब्री। ठीक है, तो समास कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है केवल समास, दूसरा अव्यय भाव समास, तीसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं कर्मधारय और द्विगु, चौथा होता है द्वंद्व समास, और 5वां बहुब्री समास। ये संस्कृत में 5 समास होते हैं। अब केवल समास किसे कहते हैं, कि जो विशेष संज्ञा से विमुक्त होता है, जो विशेष संज्ञा से विमुक्त होता है वह केवल समास कहलाता है। कौन सा, कि जो संज्ञा से विमुक्त होता है, जो संज्ञा से विमुक्त होता है उसे केवल समास कहते हैं। इसके केवल 2 महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं। अपनी बुक में आपके सिलेबस में ये है नहीं, पर एक बार इसको आप समझ लो कि जो समास जो संज्ञा से विमुक्त होता है उसे केवल समास कहते हैं, और इसके 2 ही उदाहरण बनते हैं। एक तो पहला तो होता है इसका भूतपूर्व, और दूसरा होता है वागर्थाव्यय। इसके सिर्फ 2 ही उदाहरण आते हैं, ज्यादातर मुख्य उदाहरण इसके 2 ही है। ठीक है, अब अव्यय भाव समास। अब कौन सा समास है, अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास कहते किसे है, जिसमें समास में पहले एक चीज और समझ लो आप, कि समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। कितने पद होते हैं समास में, समास में पद 2 होते हैं। समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। जिस पदार्थ की प्रधानता होती है उसी के अनुरूपी समास की संज्ञा होती है, कि जिस चीज में उत्तर पद प्रधान होता है तो किसी में पूर्व पद प्रधान होता है, उसी के हिसाब से समास की संज्ञा होती है। जैसे जिसमें प्राय पूर्व पदार्थ यानी पूर्व पद प्रधान होता है उसको अव्यय भाव समास कहते हैं। अव्यय भाव में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद। जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है उसको हम अव्यय भाव समास कहते हैं, और जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है उसको कौन सा कहते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में किस पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद की। उत्तर पद की प्रधानता जहां होती है वहां पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। और ये द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में किसकी प्रधानता होती है, इसमें दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो क्या समझ में आया, कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है वो तो अव्यय भाव समास होता है, और जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है वो तत्पुरुष समास होता है, और जिसमें दोनों पदार्थों की यानी दोनों पदों की प्रधानता होती है वो द्वंद्व समास होता है। और द्विगु को तो आप जानते होंगे क्योंकि ये संख्यावाची होता है। द्विगु कौन सा होता है, संख्यावाची। और बहुब्री समास में दोनों पदों की प्रधानता ना होकर किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, उसको हम बहुब्री समास कहते हैं। समझ में आया आपके, बोलिए। यस मैम। यस मैम। बात ज्ञानेश, आपने यस मैम, वीडियो आ ऑन गया। नहीं कर रखी है, वीडियो ऑन करो सब। यस मैम। कोयल, तिलक, साधना, निहारिका, वीडियो ऑन करो सब। ठीक है, तो समास समझ में आया। कितने समास किसे कहते हैं, कि 2 पदों को
जोड़ना ही समास कहलाता है, उनको मिलाना या जोड़ना समास कहलाता है। ठीक है, और समास का मतलब क्या होता है संस्कृत में कि समसनम समास। क्या होता है? समसनम समास। और समसनम का अर्थ होता है संक्षेपण, यानी कि बड़ी शब्द को छोटा कर देना ही संक्षेपण कहलाता है। ठीक है, अब समास ये समझ में आ गए। अभी आगे कि समास होते कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के होते हैं। केवल समास, अव्ययभाव, तत्पुरुष और तत्पुरुष के भेदी होते हैं कर्मधारय और द्विगु। चौथा होता है द्वंद्व समास, पांचवा होता है बहुब्रीहि समास। तो केवल समास में तो ये संज्ञा से ही विमुक्त होता है, केवल समास संज्ञा से ही विमुक्त होता है। और अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु संख्यावाची होता है। कैसा होता है? द्विगु संख्यावाची। और द्वंद्व समास में दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। और बहुब्रीहि समास में दोनों पदार्थों की प्रधानता ना होकर किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता होना ही बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे आप इसको नोट कर रहे हो? अब पढ़ेंगे हम पहला समास अव्ययभाव समास। ये इतना समझ में आ गया सबके? बोलो। यस मैम। यस मैम आ गया। आ गया ना? कितने समास होते हैं, समास कहते किसे हैं, ये सब आ गए। अब अपन विकल्प पढ़ेंगे अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या बताया था कि इसमें पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है, इसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अब इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययभावे। इसका हिंदी अर्थ क्या है कि जिसमें प्राय पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है वह अव्ययभाव समास कहलाता है। ये संस्कृत में अव्ययभाव समास की परिभाषा है कि जहाँ प्राय में पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है वहां अव्ययभाव समास होता है। इसके टॉपिक है, मतलब इसके पॉइंट है, इसमें पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। पूर्व पद अव्यय होता है और दूसरा संज्ञा शब्द। पूर्व शब्द अव्यय होता है और दूसरा शब्द संज्ञा होता है। दूसरा शब्द क्या होता है? संज्ञा होता है। दूसरा है अव्यय शब्द के अर्थ की अर्थात पूर्व पद की प्रधानता होती है। अब 2 पॉइंट कौन से? इसमें पूर्व शब्द क्या होता है? अव्यय होता है। और दूसरा शब्द क्या होता है? संज्ञा होता है। और दूसरा पॉइंट है अव्यय शब्द के अर्थ की अर्थात पूर्व पद की इसमें क्या होती है? प्रधानता होती है। इस समास में दोनों पद मिलकर क्या हो जाते हैं? अव्यय। अव्ययभाव समास में दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोनों पद मिलकर इसमें अव्यय हो जाते हैं। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपको पता चल गया क्या होता है इसमें। इसकी परिभाषा होती है प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययभावे, यानी कि प्राय समास में पूर्व पदार्थ की क्या होती है? प्रधानता होती है। तो इसको, और दूसरा इसमें पूर्व शब्द तो अव्यय होता है और दूसरा शब्द संज्ञा होता है। अव्यय शब्द के अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें किसकी प्रधानता होती है? पूर्व शब्द की
पूर्व पद की प्रधानता होती है और दोनों पद मिलकर क्या हो जाते हैं, अव्यय भाव। क्या हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं। और अव्यय भाव समास किस लिंग में चलता है, नपुंसक लिंग में। अव्यय भाव समास नपुंसक लिंग में ये नपुंसक लिंग के एक वचन में चलता है। ठीक है, ये 4 बातें हैं अव्यय भाव समास की, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अपन उदाहरण देखेंगे। अव्यय भाव समास के उदाहरण देखेंगे। उत्कृष्णम, तो इसका विक्रय क्या होगा, उपकृष्णम का विक्रय होगा कृष्णस्य समीपम। इसमें उप क्या है, अव्यय है। इसमें क्या है, अव्यय है। कृष्ण से समीपम यानी कृष्णा के समीप, जो कृष्ण के समीप है वो उपकृष्णम। अब इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। कृष्णस्य समीपम, इसमें षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, इसमें द्वितीय विभक्ति है। तो उपकृष्णम यानी कृष्ण के समीप, तो उपकृष्णम। अब ये क्या है, इसमें अव्यय भाव के उदाहरण अलग अलग तरीके से दे रखे होते हैं। अनु, अव्यय होते हैं, अनु का अर्थ होता है क्या, पीछे। अनु का अर्थ होता है पीछे, तो अनुराजम। अब इसका अर्थ क्या है, अनु मिस होता है पीछे और राजम मिस होता है क्या, राजा। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, राजा के पीछे। इसका क्या अर्थ हो गया, राजा के पीछे। अनुराजम, अनु मिस होता है पीछे और राजम मिस होता है राजा के, राजा, तो राजा के पीछे। इसका विक्रय क्या करेंगे अपन, राग के पश्चात। राग के पश्चात। ठीक है, अब ऐसी और उदाहरण देख लेते हैं अपन। अनुगंगम यानी गंगा के पीछे। अनुगंगम, गंगा के पीछे। अनु का मतलब हो गया गंगा, गंगा के पीछे। तो फिर इसका उदाहरण क्या, इसका विक्रय क्या करेंगे, गंगाया पश्चात। ये अलग अलग इसमें 3-4 पॉइंट है अव्यय, अव्यय के हिसाब से इसमें समास होते हैं। जैसे अनु, उप, उप का प्रयोग होता है समीप के अर्थ में। उप, दूसरा है उप, उप का अर्थ होता है समीप में। ऊपर लिख देती हूँ मैं इसको, आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे भी, हैंडराइटिंग समझ में आ रही है मैम जी बोलिए। मैम कुछ दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड पर। बेटा ये आपको ये लाइन लिख रही है, दिखाई नहीं दे रहा, नहीं मैम। छोटा है या फिर दिखाई दे ही नहीं रहा, मैम दे रहा है, मैम सही दे रहा है। इसको और बड़ा लिख देती हूँ मैं, इसकी सही दिखाई बड़े दे लिख रहा है। देती हूँ। ठीक है, बड़े लिख दूंगी। उप, दूसरा है उप उपसर्ग। अव्यय भाव में उप उपसर्ग का प्रयोग समीप अर्थ में होता है। उप उपसर्ग का प्रयोग किसमें होता है, समीप अर्थ में। नहीं, उप उपसर्ग का प्रयोग समीप अर्थ में होता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखेंगे तो अपन उपकृष्णम, उपकृष्णम, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, कृष्ण के समीप में। कृष्ण के समीप में। अब इसका विक्रय करेंगे तो कैसे करेंगे, कृष्णस्य समीपे। कृष्ण के समीप में, कृष्णस्य समीपे। अब ये समास आपको समझ में आया कि इसमें कोई दिक्कत है आपको अव्यय भाव समास में, इसमें मैम जी बोलिए।
मैं मार्कर में इंक डाल रहा हूँ, दिख नहीं रहा कुछ, बोर्ड पे लिख रहा है जो। अच्छा अभी डाल के लाते हैं। जो बोल रही है वो तो समझ में आ रहा है ना? यस मैम, वो तो आ रहा है, लेकिन जो लिख रहे हैं ना वो कम कम दिख रहा है, जैसे पूरा नहीं दिख रहा। मैं भी हल्का तो हल्का यही दिख हूँ। रहा है वो। देखो मैंने भी आपको उदाहरण बताया था, आप दिख रहा है क्या बताना। यस मैम, अब दिख रहा है। दिख रहा है? तो मैंने यस बताया मैम। आपको कि उपप्रश्नम, तो इसमें उप उपसर्ग है। क्या है इसमें? उप उपसर्ग। तो इसका अर्थ क्या होता है? कृष्ण के समीप में। सबको दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। यस मैम। कृष्ण के समीप में। इसका अपन अगर विग्रह करेंगे इस पद का, तो क्या करेंगे? कृष्णस्य। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि कृष्णस्य षष्ठी विभक्ति ही क्यों किया इसका विग्रह? क्योंकि इसमें चिन्ह क्या आ रहा है? कृष्ण के समीप में। तो के चिन्ह किसका होता है? षष्ठी संबंध का ही होता है ना, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। कृष्ण, कृष्णस्य समीपम। ठीक है, ऐसे ही उपगंगम, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। आपकी परिभाषा और ये सब चीज आपको पीडीएफ के जरिए मिल जाएंगी। इसमें अगला उपसर्ग तीसरा पॉइंट चलता है ओके सह। मैम। सह, सह अपने भाव में सह का प्रयोग साथ के अर्थ में किया जाता है। सह का प्रयोग कब किया जाता है? साथ या सहित के अर्थ में किया जाता है। इसमें सह का प्रयोग साथ या सहित के अर्थ में किया जाता है। इसका उदाहरण है सचित्रम। सह का उदाहरण बनता है सचित्रम। सचित्रम का अगर अपन विग्रह करेंगे तो चित्रेण सहितम, चित्र के सहित। इसका हिंदी अर्थ क्या है? चित्रेण सहितम, चित्र के सहित। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है इसका, सह हो गया। अब एक निर, आप नोट कर रही हो? निर का प्रयोग किसमें? आप नोट करना चाहो तो कर लो, वरना आपको दोपहर तक या शाम तक पीडीएफ डल जाएगा। ठीक है, निर का प्रयोग होता है अभाव के अर्थ में। किस अर्थ में होता है? अभाव अर्थ में। इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग अव्ययभाव समास में अभाव के अर्थ में होता है। निर्जनम, इसका उदाहरण बनता है निर्जनम। इसका विग्रह होगा जनानाम अभावा, लोगों मैम के। ऊपर लिखो, दिख रहा नहीं है मैम। ऊपर लिख दीजिए। इसका उदाहरण है निर का अर्थ किसमें किया जाता है? अभाव के अर्थ में किया जाता है। इसका उदाहरण होता है निर्जनम। जनानाम अभावा, लोगों के अभाव में, जनानाम अभाव। ठीक है, अब ऐसी है प्रति। एक इसमें आता है प्रति उपसर्ग। प्रति का अर्थ क्या होता है? आपको पता है किसी को? प्रत्येक के अर्थ में। वीप्सा, यानी बार बार। प्रति मीन्स बार बार। संस्कृत में प्रति का उपसर्ग का प्रयोग होता है बार बार में। ठीक है, इसका उदाहरण बनेगा प्रतिदिनम। इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? दिनम दिनम प्रति। यानी कि मैम प्रतिदिनम। प्रति का अर्थ प्रत्येक भी होता है ना?
प्रत्येक होता है, लेकिन इससे प्रतीक अर्थ अव्ययी प्रत्येक भाव भी होता है ना। होता है, लेकिन अव्ययी भाव समेसन में इसमें भीप्सा अर्थ में होता है। इसमें प्रतीक का जो अर्थ है ना वो भीप्सा के अर्थ में होता है। हर जगह हर चीज अलग अलग प्रयोग होती है। अव्ययी भाव समास में प्रति भीप्सा के अर्थ में प्रयोग हुआ है और भीप्सा का अर्थ होता है बार बार। संस्कृत में प्रति भीप्सा के अर्थ में प्रयोग हुआ है अव्ययी भाव समास में, केवल इसी समास में, ठीक है। और भीप्सा का अर्थ होता है बार बार। संस्कृत में हर जगह हर अर्थ अलग अलग होता है, इसलिए ठीक है। इसमें आपको खुद से याद करना पड़ेगा कि प्रति अव्ययी भाव समास में प्रति का अर्थ होता है बार बार, क्योंकि ये भीप्सा के प्रयोग में भीप्सा के अर्थ में प्रयोग होता है अव्ययी भाव समास में प्रति, इसलिए ठीक है। इसके उदाहरण बनते हैं प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति। ऐसे ही इसके उदाहरण बनते अलग अलग बनते, निर्बलम, सॉरी प्रतिदिनम के दिनम दिनम प्रति, निर्बलम तो उसका है अभाव आपका, बल्कि अभाव में। इसमें प्रति का अर्थ भीप्सा के अर्थ में प्रयोग हुआ है बार बार, ना कि प्रत्येक, ठीक है। छठवा इसमें है यथा। यथा यथा का अर्थ होता है यथा का अर्थ होता है अतिक्रमण, अनतिक्रमण। यथा का अर्थ क्या होता है? अनतिक्रमण। अनतिक्रमण का मतलब होता है कि अनुसार। यथा का संस्कृत में अर्थ होता है अनतिक्रमण, अनतिक्रमण का अर्थ होता है के अनुसार। जैसे यथाशक्ति, इसका उदाहरण देख के समझ जाओगे आप। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। यथा का अर्थ अनतिक्रमण, अनतिक्रमण मतलब होता है के अनुसार, यथाशक्ति। तो इसका अर्थ क्या हो गया? शक्ति के अनुसार। इसका अगर विग्रह करेंगे तो शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। ये अव्ययी भाव समास आपका खत्म हो गया। ये समझ में आया या आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो इसके बारे में। इसमें ये अव्यय और इसके